मेरा नाम सतफ़ है और मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है और ये तब का वाक़या है जब मेरी उम्र 20 साल थी और मैं अपनी जवानी की सीढ़ी पर कदम रख चुकी थी। इन दिनों मेरे बाबा की ट्रांसफ़र पक्की लाहौर हो गई थी और हम लोग भी सियालकोट से लाहौर आ गए थे। बाबा रेलवे में आला ऑफ़िसर थे, तो इन्होंने लाहौर में ही एक नई बनने वाली कॉलोनी में एक बना बनाया घर ख़रीद लिया था। घर को बने हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका था, लेकिन अभी तक किसी के इस्तेमाल में ना आया था। हमारी फैमिली ही पहली फैमिली थी जिन्होंने ख़रीद कर इसमें रिहाइश इख्तियार की थी। कॉलोनी नहीं होने की वजह से अभी चंद घर ही बने थे। हमारे घर के आसपास वाले भी प्लाट अभी खाली थे, लेकिन ये कॉलोनी शहर से 20 मिनट के फासले पर थी। इसीलिए पापा ने यहाँ अपना घर ले लिया था। हम सब खुश थे। मेरी फैमिली में मेरे बाबा यानी मैं यानी सदफ और एक छोटी बहन ज़ैनब 10 साल की और छोटा भाई उमर 7 साल का था, और घर काफ़ी प्यारा और अच्छे से तैयार किया गया था। सर्दियों की आमद थी, इसलिए मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मुझे खुद सर्दियाँ बहुत पसंद थी। घर शिफ्टिंग के बाद मैंने यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और छोटे बहन भाइयों का भी बाबा ने नए स्कूल में एडमिशन करवा दिया। इनको वैन लगवा दी थी, जबकि मेरे पास अपनी गाड़ी थी। मैं इसी से यूनिवर्सिटी जाती थी। सब लोग खुश थे और अच्छा टाइम गुजर रहा था। फिर वो सब शुरू हुआ जो मेरी ज़िंदगी का एक दर्दनाक पहलू है, जो मैं आज भी महसूस करती हूँ तो डर और खौफ मेरी रीढ़ की हड्डी तक महसूस होता है। इस रात सर्दियों की पहली बारिश थी, क्योंकि आज सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिलाखिर वो शाम को बूंदाबांदी की सूरत में बरसना शुरू हो गए। मुझे बारिश बहुत पसंद थी, और वो भी सर्दियों की, मेरे मनपसंद मौसम की। मैंने मामा से पकौड़ों की फरमाइश की और खुद चाय बनाकर पकौड़ों के साथ छत पर बारिश एंजॉय करने चली गई। मामा ने रोका भी कि बेटी इस टाइम छत पर मत जाओ, मगरिब के बाद ऐसे अकेले छत पर नहीं जाते, पर मैं कहाँ सुनने वाली थी। मैंने इस दिन ब्लैक रेशमी सूट पहना हुआ था। दुपट्टा तो मैं पहले ही घर में नहीं लेती थी, सो इस टाइम बाल ज़रा खोल कर बारिश को सही से एंजॉय कर रही थी। हल्की हल्की बूंदा बांदी थी जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जिस्म को पुगला रही थी। मैं अपने नशे में मस्त चाय और पकौड़ों का लुत्फ़ ले रही थी। मेरा कद 5 फुट 6 इंच और नॉर्मल और मुतनासिब सरापा था। भीगने से और भी नशीब व फराज वाज़ेह हो रही थे। लेकिन मैं घर में थी और बाबा अभी तक आए नहीं थे, इसीलिए बिना कोई टेंशन लिए मैं काफ़ी देर एंजॉय करती रही। फिर चाय और पकौड़े ख़त्म हो गए, तब अचानक सर्दी का भी एहसास हुआ और मैं फुल भीग भी चुकी थी। अंधेरा भी चारों तरफ फैल चुका था, सो नीचे जाना ही मुनासिब समझा। इससे पहले कि मामा खुद आ जाती, मैं हंसती खेलती नीचे आ गई। मामा की डांट से बचने के लिए सीधी रूम में गई, ड्रेस चेंज किया और मामा की हेल्प के लिए किचन में आ गई। रात का खाना बनाया और फिर बाबा जब आए तो अच्छे मूड में सबने डिनर किया और फिर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैंने भी जब रूम में आकर बिस्तर में लेट कर सेल फोन पकड़ा और सोशल मीडिया में गर्क हो गई। जो रोज़ की रूटीन थी, मामा बाबा एक रूम में और छोटे बहन भाई अलग रूम में होते थे, जबकि मेरा कमरा अलग था। थोड़ी कंबल की गर्माहट मिली तो मोबाइल इस्तेमाल करते करते पता नहीं कब आंख लग गई। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर कुछ रेंग रहा हो और मैं बहुत से टाइम से अजीब सी बेचैनी का शिकार थी, लेकिन मेरी आंख ना खुल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा जिस्म किसी का खिलौना बना हो, लेकिन मुझे हिलने में भी हिम्मत ना थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं ख्वाब देख रही हूँ। लेकिन अचानक मेरी आंख खुली तो मेरा जिस्म सीने में शराबोर था। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी और मेरा कंबल भी एक तरफ था और लिबास भी बेतरतीब था। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। बाहर अब भी बारिश हो रही थी जो कि कमरे की खिड़की से नज़र आ रही थी, लेकिन मेरा जिस्म फिर क्यों पसीने में शराबोर था, जैसे मीलों सफ़र किया है। साथ ही मेरे जिस्म में दर्द भी महसूस हो रहा था। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं इसे ख्वाब समझकर फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन मेरे जहन में आ रहा था कि कौन था या ऐसी हरकत कर रहा था। ये सोचते सोचते मेरी दोबारा आंख लग गई। मैं फितरी तौर पर डरने या खौफजदा होने वाली नहीं थी, इसीलिए मैंने इस वाक़ये को ज़्यादा सर पर सवार ना किया और सुबह उठी तो मैं रात के वाक़ये को भूल चुकी थी। सुबह उठकर मैं चेंज करके नाश्ता करके यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ गई तो मैं मसरूफ़ियत की बिना पर अक्सर हर बात भुला चुकी थी। दूसरी रात थी। आज भी मैं नींद बेहोश थी। कल वाला खेल दोबारा शुरू हुआ हो चुका था और आज भी मैं कल की तरह कुछ नहीं कर पा रही थी, बल्कि खुद कल मुझे एहसास हैंड पे हुआ था, जबकि आज मेरी आँख खुल गई थी। पहले मुझे कुछ महसूस ना हुआ, बल्कि ख्वाब की सी कैफ़ियत थी और आज तो मुझे महसूस हो रहा था। सब पर ऐसा लगता था जैसे मेरी कैफ़ियत नींद बेहोशी की हो और मैं हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन महसूस सब कर रही थी। बस ना मैं आँख खोल सकती थी, ना मैं हिल सकती थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो और ज़बरदस्ती मुझ पर काबू पाया हो। थोड़ी देर बाद ही मेरी आँख खुल गई और मुझे लगा जैसे हकीकत की दुनिया में वापस आ गई हूँ। आज भी मैं
कल की तरह बिल्कुल पसीने में भीगी थी। सांस धुकने की तरह तेज चल रही थी, पर आज मुझे अपने जिस्म पर जलन महसूस हो रही थी, जैसे चोट के नतीजे में आई हो। खराशें दर्द देती हैं, बिल्कुल ऐसे ही मुझे अपना जिस्म दर्द करता हुआ महसूस हो रहा था। मैं जल्दी से उठी, अपने जिस्म को देखा तो कल जैसे निशानात पूरे जिस्म पर मौजूद थे। अब मैं थोड़ी डर रही थी कि या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ए अल्लाह, मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। मैं तकरीबन रो देने के अंदाज में अल्लाह से दुआ मांग रही थी। आज मैं हकीकत में परेशान थी। ये बकिया रात मैंने जाग कर गुजारी और इसका कोई हल सोचती रही। सुबह होते ही मैंने हल्का फुल्का नाश्ता किया और मामा को बोला कि आज मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने परेशान होकर पूछा, बेटा ठीक तो है, तबीयत ज़्यादा तो नहीं ख़राब? मैंने कहा, नहीं मामा, बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही थी, इसीलिए रेस्ट की है। आज मैं अपने रूम में ही जा रही हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी बहन और भाई और बाबा ऑफिस जा चुके थे। अब मैं घर में और मम्मा थी। मैं अपने कमरे में बैठकर इस मुसीबत से निपटने का हल सोच रही थी। पहले मैंने सोचा कि मामा को बता देती हूँ, लेकिन ये सोचकर मना कर दिया, मामा पापा परेशान होंगे और इन्हें अभी नया नया घर लिया है, इसीलिए इनको परेशान करने के बजाय खुद ही कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्यों क्या रहा है मेरे साथ, और रात को ही क्यों होता है। मैंने लैपटॉप उठाया और गूगल पर कुछ लिखकर सर्च करने लगी। तकरीबन 1.5 घंटे की मेहनत के बाद मैं कुछ इब्तदाई मालूमात इकट्ठी करने में कामयाब हो चुकी थी। इन मालूमात के मुताबिक ये किसी गैर फितरी या मरई ताकत का काम था जो मुझे तंग कर रही थी, और साथ में एक हैरानी की बात यह थी कि वहाँ साफ लिखा था कि ये नौजवान लड़कियों से रिलेशन कायम करती है, और अगर एक बार रिलेशन बन जाए तो इससे जान छुड़वाना मुश्किल हो जाता है। मुझे समझ ना आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, किसे बताऊं और किसे ना बताऊं। मैं खुद को परेशान थी, किसी और को परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं तो अब रात आने से डर रही थी। फिलहाल सिवाय परेशानी के मुझे कोई हल समझ ना आ रहा था। मैं आज की रात जाकर गुजारने का फैसला किया था कि ना मैं सोऊंगी और ना कोई मुझ पर हावी होने की कोशिश करेगा। फुल वक्त मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई थी। शाम को सबने खाना वगैरह खाया और फिर टीवी लाउंज में बैठकर टीवी देखने लगे। तकरीबन 9 बजे के करीब सब अपने अपने कमरों में चले गए। सिर्फ मैं बाहर रह गई अकेली। टीवी लाउंज में भी सर्दी बढ़ रही थी और आज तो बाहर भी बेइंतहा ठंड पड़ रही थी। बारिश के बाद धुंध ने मुस्तकिल डेरे लगा लिए थे और पता नहीं कितने दिन यही सिलसिला चलना था। मैं बहन भाई के कमरे में भी नहीं जा सकती थी, ऐसे इनको भी कुछ ना हो जाए या वो डर ना जाए। इसी वजह से मैं अपने कमरे की तरफ वापस चली गई। वक्त गुजारी के लिए मैं मोबाइल लेकर बैठ गई और मुख्तलिफ चीज़ें देखने लगी, लेकिन मेरा जहन लगातार डर रहा था और मैं साथ में खुद को ताकीद कर रही थी कि आज किसी भी हाल में सोना नहीं है। वक्त गुजरता रहा। अब 12 बज चुके थे। मुझको नींद भी बहुत आई, लेकिन फिलहाल मैं किसी तरह जागने में कामयाब रही। 12 बजने के बाद सदफ थोड़ी सी लेट गई थी कंबल लेकर, लेकिन कंबल बस आधे जिस्म पर था, कमर तक। बाकी मैं कंबल से बाहर थी और तकरीबन लेट कर मोबाइल चला रही थी। कुछ देर मुझको एहसास हुआ जैसे मेरा कंबल नीचे की तरफ सरक रहा है या कोई आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा है। मेरा कंबल कमर से नीचे घुटना तक आ गया था। मैंने इसे अपना वहम जाना और दोबारा कंबल सही से ऊपर कर लिया। मुझे लगा जैसे कंबल खुद ही सरक गया हो, पर थोड़ी देर बाद दोबारा वही सीन हुआ। कंबल फिर से आधे से ज़्यादा नीचे सरक चुका था। अब की बार मैंने उठकर बिस्तर से नीचे देखा तो बेड के आसपास कोई भी ना था, ना कोई जानवर, ना कुछ। और मैंने कंबल बेड पर रखा और दोबारा बैठ गई, लेकिन मेरा दिल अंदर से डर रहा था कि शायद ये वही सब कुछ हो रहा है। मैंने दिल ही दिल में अपने रब को याद किया और अपने आप को मसरूफ़ कर लिया मोबाइल में ताकि ध्यान हट जाए। अचानक मुझे शर की आवाज़ आई। देखा तो मेरी खिड़की के पर्दे उड़ रहे थे जैसे तेज़ हवा से उड़ते हैं। मैंने जल्दी से उठकर देखा तो खिड़की की बिल्कुल बंद थी और इसके उठने के साथ पर्दे भी खुद ब खुद नीचे आ गए थे। आज कोई नया खेल खेला जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मुझे तंग कर रहा है। मैं अब थोड़ी घबरा गई थी। मैंने खुद को कंबल से लपेट लिया और लेट गई। मैं अब डर से हल्का हल्का कांप रही थी कि अचानक मेरी आंख बंद होने लगी। मैं खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नशा कर दिया हो। आंखें खुलने के बजाय अब मेरा जहन भी माऊफ हो रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मैं नींद की वादी में जा रही थी और थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। तब मुझे नींद में फिर वही एहसास हुआ। थोड़ी देर ही मेरी आँख गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत डरी हुई और घबराई हुई थी। मैंने जल्दी से पास पड़े जग में से पानी डालकर पिया। इतनी सर्दी के मौसम में भी मैं पानी एक ही घूंट में पी गई थी। फिर मैं उठी और गर्म पानी से फ्रेश हुई और फिर फजर की नमाज अदा की। अब मैं कदरे बेहतर महसूस कर रही थी। एक और भारी रात गुजर गई थी। निशानात और दर्द
अब हल्के हल्के ख़त्म हो रहे थे। जैसे ही मुकम्मल दिन चढ़ जाता मैंने बिल्कुल ठीक हो जाना था। पिछले 3 दिनों से यही हाल था, गो के धुंध की वजह से सूरज ना निकल रहा था, लेकिन सुबह का उजाला ही काफ़ी था जो मुझको ठीक कर देता था। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठी सोच रही थी कि अब तो ना सोने वाला तरीका भी काम नहीं आया। अब क्या होगा? मैं 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक सोई रही और इस दौरान भी तकलीफ में रही। मुझको सोचे में गुम देखकर मामा ने पूछा, क्या मसला है, क्यों परेशान हो, कहाँ खोई हो? मैंने कहा, कुछ नहीं मामा, बस ऐसे ही, कोई भी मसला नहीं मुझे, मैंने जवाब दिया और जल्दी से नाश्ता करने लगी। बाकी लोग भी नाश्ते से उठ गए थे और मैं अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी चली आई, जहाँ मेरी दोस्त तानिया गिलास के बाहर मेरा इंतज़ार कर रही थी। कहाँ रह गई थी? क्लास में बैठते ही तानिया ने पूछा, क्योंकि मैं थोड़ी लेट गई थी। मैंने कहा, कुछ नहीं यार, ट्रैफिक में टाइम लग गया था इसीलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ। अच्छा ये बताओ कल क्यों नहीं आई थी? तानिया ने पूछा। मैंने मामूली तबीयत खराबी का बहाना बनाकर टाल दिया। लेक्चर लेने के बाद हम दोनों कैफ़े चली गई, जहाँ अब मैं समोसे और चाय का ऑर्डर देकर बैठ गई थी। मैं अब भी पिछले 3 दिन की वाक़यात में खोई हुई थी और मेरी रंगत भी इस दर्द पड़ती जा रही थी। तानिया कहने लगी, सदफ एक बात बताओ, मैं नोट कर रही हूँ तुम जब से आई हो कुछ परेशान सी लगती हो, कहीं खोई हो, किन सोचों में गुम हो? कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। नहीं नहीं तानिया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने समझते हुए बात बनाई। कोई तो बात है, आखिर दोस्त हूँ, तुम्हारी चेहरा देखकर समझ आ जाती है कि तुम कब से परेशान हो। बताओ ना यार। तानिया के इसरार पर मैंने इसको बताने का फैसला किया, ये सोच कर के 1 से 2 भले ये मेरी कुछ मदद कर दे। मैंने पिछले 3 दिन और रात की तफसील तानिया को बता दी और ये सब बताते हुए मेरे आंसू गालों से बहते हुए होठों तक आ गए। तब तानिया ने आके बढ़कर मुझे गले लगा लिया और मुझे चुप करवाया। सदफ मेरी जान, देखो तुम परेशान ना हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ हल निकाल लेते हैं। अब मेरे साथ तानिया भी थी, चुप करके सोच में गुम थी कि क्या किया जाए। तब तानिया के जहन में एक बात आई, जिसने मुझे बोला कि मेरे एक भाई है, नईम भाई इनका नाम है, और वो मेरे कज़न भी हैं, हमें इनसे हेल्प लेनी चाहिए। इंशाल्लाह वो हमें इस मसले से ज़रूर निकाल लेंगे। मुझे पूरा यकीन है, तुम चलो अभी मेरे साथ। ये कहकर तानिया मुझे लेकर बाहर चली आई और फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाल ली। अभी घर जाने में काफ़ी टाइम था, इसलिए मैं ज़्यादा परेशान नहीं थी और मैं खुद भी चाहती थी कि मैं इस मसले से निकलूं। इसीलिए तानिया के कहने पर मैं इसके साथ जाने पर रजामंद हो गई। कहाँ चलना है तानिया? मैंने तानिया से पूछा। इधर ही थोड़ी दूर ही जाना है, इनके ऑफिस में इनका अपना फिल्टर वाटर का प्लांट है और वो आप ऑफिस में ही होंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं ऑफिस के बाहर खड़ी थी। तानिया ने नईम को कॉल करके आने की इत्तला दी। फिर इन्होंने अपने ऑफिस बुला लिया। बिल्कुल सादा सा और सलीके से डेकोरेट ऑफिस था। नईम खुद भी 30-35 साल की यंग ही लग रहे थे। चेहरे पर हल्की सी बियर्ड शेव थी और इन्होंने पैंट शर्ट सेतन की थी। मैंने एक नज़र इनकी पर्सनैलिटी पर डाली और हैरान होकर तानिया की तरफ देखा। नज़रों ही नज़रों में सवाल था कि ये भला मेरी मदद कर पाएंगे। तब तानिया ने आंखों से इत्मीनान और यकीन जाहिर किया कि भरोसा रखो, सब बेहतर होगा। मैं सोच रही थी कि नईम कोई 40-50 साल के मारेश आदमी होंगे जो तस्बीह वगैरह पकड़े होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। अभी यहाँ एक मुकम्मल ऑफिस और प्रैक्टिकल टाइप बंदा बैठा था। खैर मुझसे और तानिया से सलाम दुआ के बाद नईम बोला, जी तानिया खैरियत है, आप अचानक कैसे आई? नईम के पूछने पर तानिया ने मुख्तसर बताया, भाई मैं और सदफ एक ही क्लास में पढ़ती हैं और सदफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। इसके साथ पिछले 3 से 4 दिनों से अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं कि ये जब रात को सोती है तो कोई चीज़ इसे तंग करती है, जबकि जागने पर इसके जिस्म पर निशानात होते हैं और जिस्म भी दर्द करता है। फिर सुबह को सब निशानात गायब हो जाते हैं। ये बहुत परेशान है और डरी हुई है। इसने घर में भी किसी को नहीं बताया कि वो परेशान ना हो और ये लाहौर की एक सोसाइटी में नई नई शिफ्ट हुई हैं। तानिया इतना बताकर खामोश हो गई। तब नईम गोया हुए नहीं बोला, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो कोई भी है इंशाअल्लाह आपको मज़ीद परेशान नहीं करेगा। आप मुझे ये बताएं कि सोने के अलावा तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, मतलब कोई डर खौफ तो नहीं महसूस होता या कोई चीज़ दिखाई देती हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है नईम, बस रात को ही ये सब होता है। हाँ कल रात मैं सोई नहीं थी, लेकिन मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने ज़बरदस्ती चढ़ा कर सुला दिया हो। अच्छा चलें ठीक है। ये कहकर नईम ने अपनी टेबल से एक बैग निकाला और इसमें से एक तावीज़ मुझे दिया कि इसको अपने गले में डालना है और उतारना नहीं किसी सूरत भी। और रही बात मेरी, मैं चाहे दिखने में आमीन नहीं लगता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। क्योंकि लाजमी नहीं लंबा चौवा पहनकर तस्मियाँ लटका कर दाढ़ी रख कर ही खिदमत की जाए। मखलूक के ऐसे भी साफ़ सुथरे अंदाज में अपने काम के साथ मखलूक की खिदमत की जा सकती है। और ये सारा कुछ अब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप दाखिल हुई थी आपकी आंखों का सवाल मैंने पढ़ लिया था, इसीलिए मैंने वजाहत करना मुनासिब समझा।
کیونکہ سب سے پہلے آپ کا مجھ پر اعتماد ہونا لازمی ہے، پھر ہی آپ اپنے مسئلے کے ڈر پر قابو پا کر کسی کو ہرا سکتی ہیں۔ اب آپ جائیں، اور اگر رات کو کوئی مسئلہ واقعہ ہو تو لازمی مجھے بتائیے گا، پھر اس کا کوئی اور حل سوچیں گے۔ ویسے امید ہے اللہ پاک بہتر کرے گا۔ میں اور تانیہ وہاں سے نکلی تو میں نے تانیہ کو اس کے گھر پر اتار دیا اور خود گھر آ گئی تھی۔ تعویذ اب میرے گلے میں تھا، میں خود کو تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی، ایسے جیسے کسی نے میرے گرد حصار بنا دیا ہو۔ میں گھر آئی، ماما سے ملی، چھوٹے بہن بھائی بھی سکول سے آ گئے تھے۔ بابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور شام جلدی ہو جاتی ہے، اسی لیے میں آج بہت دنوں بعد خود کے لیے شام کی چائے بنائی اور چھت پر چلی گئی۔ آج موسم قدرے صاف تھا، ابھی تک دھند نہیں تھی، ورنہ دھند سر شام ہی اپنے سائے پھیلا دیتی تھی، جس سے سردی میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا۔ سورج ڈوبتا ہوا مجھ کو اچھا لگ رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ مجھے ساتھ ساتھ فرمائش دے رہا تھا۔ چھت پر پیچھے کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا، جو کہ گھر کے فالتو چیزیں اٹھا کر چھت کی مونٹی کے پاس رکھی تھی۔ مجھ کو لگا جیسے وہاں سے کوئی نکل کر گیا ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کوئی بلی وغیرہ ہو۔ میں نے چائے ختم کی اور نیچے جانے لگی۔ اچانک ایسے لگا جیسے بلی کے چیخنے کی آواز آئی ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کالا بلّا وہاں کھڑا تھا، جو میرے پیچھے دیکھنے پر وہاں سے بھاگ گیا۔ مجھ کو کچھ غیر محسوس سا لگا، کیونکہ یہ عام سائز سے بڑا تھا، جو ایک عجیب بات تھی۔ دوسرا، اس کا گھورنا بھی عجیب تھا۔ میں یہی سوچتے ہوئے نیچے آ گئی اور پھر اپنے روم میں چلی گئی۔ شام کو بابا آئے تو سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا اور گپ شپ بھی ہوئی۔ کھانے کے بعد سب نے چائے پی اور پھر بابا کو ایک ضروری کال آ گئی۔ وہ اٹھ کر چلے گئے، جبکہ میں اور ماما برتن سمیٹنے لگی تھی۔ تب تک 9 سے اوپر ٹائم ہو چکا تھا۔ جیسے ٹائم گزر رہا تھا، مجھ کو آنے والے وقت کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اب اپنے کمرے میں پہنچ کر ڈریس چینج کیا اور یونیورسٹی کا تھوڑا کام کرنے لگ گئی۔ تقریباً 11 بجے کے قریب مجھ کو نیند آ گئی تو میں اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ 12 بجے کے کچھ اوپر کا ٹائم تک میری آنکھ کھلی، ایک عجیب سے شور سے کھلی۔ میں نے آنکھ کھول کر جب شور کی جانب دیکھا تو میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ روکی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ جو کوئی بھی تھا غائب ہو گیا۔ میں نے بس اتنا دیکھا کہ ایک عجیب الخلقت جانور نما بلی بیٹھ کے اینڈ پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو شور پیدا ہو رہا ہے وہ دراصل اس کی لمبی سی دم کا ہے، جو وہ زمین سے اٹھا کر بیڈ کے ساتھ مار رہی ہے۔ اسی لیے یہ عجیب سا شور تھا اور بیڈ ہلکا ہلکا جھولے لے رہا تھا۔ اس کا رنگ بھی عجیب سا تھا، کالا اور بھوری مائل۔ مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا تھا، لیکن ایک بار میں ضرور ڈر گئی۔ میں نے شکر ادا کیا اس بات پر اور آیت الکرسی پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ جب میں لیٹی تھی تو کمرے میں بڑی لائٹ آن کی تھی میں نے، لیکن اب جب جاگی ہوں تو چھوٹی لائٹ کیوں جل رہی تھی؟ شاید اسی نے کیا ہو جو چیز میں نے ابھی دیکھی تھی۔ میں نے دوبارہ بڑی لائٹ آن کر لی۔ 1 بج رہا تھا، لیکن اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بے اختیار میرا دھیان اپنے تعویذ کی جانب گیا تو وہ میرے گلے میں ہی لٹک رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور اللہ پاک کا کہ اس کے پاک کلام کی وجہ سے آج محفوظ رہی اور ابھی تک کوئی میرے پاس نہ آ سکا۔ میں نے کروٹ لی اور دیوار کی طرف منہ کر لیا، جبکہ میرے کمرے کا دروازہ میرے بیک کی طرف تھا۔ میں نے سونے سے پہلے دروازہ اچھی طرح بند کیا، اور میری یہ عادت شروع سے ہی تھی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوتی تھی۔ اس رات بھی میرا دروازہ بند ہی تھا، تو مطلب وہ جو بھی چیز تھی، اسے دروازہ بند یا کھلا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں لیٹ کر ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور پھر ایک دھماکے کی جیسی آواز سے بند ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے اوزان ختم ہو گئے۔ مجھے لگا شاید سانس ہی رک گئی ہو۔ مجھے اپنی آنکھوں پر شاید یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جو دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا۔ وہ بلّا مجھے گھوڑے سے نوازتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد شکر ہے میرے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔